9th साइंस की बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में कि मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सोल्यूशन का। तो इसमें क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन होता है जैसे कि पानी है आपका, ठीक है। पानी को हम लोग नॉर्मल जो होता है, अगर हम नॉर्मल पानी में हम चीनी मिला दें, ठीक है, तो चीनी और पानी का जो बनेगा वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। चीनी और पानी का क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। तो अब सोल्यूशन में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट होता है जिसको घोला जाता है, यानी कि शुगर, हमारे केस पे जो हमने लिया है चीनी या शुगर जो है वो सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट होता है जिसमें घोला जाता है, यानी कि जो आपका वाटर है ना वो सॉल्वेंट का काम करता है। तो एक्टिविटी में देखने की भी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोगों ने 2.2 की एक्टिविटी देखी थी कि मतलब जितना ज़्यादा आप लोग सल्यूट डालेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे कि आपने क्या लिया हुआ है, शुगर लिया है, शुगर लिया है और आपने उसको पानी में मिला दिया है, तो आपका एक सल्यूशन बन जाएगा। शुगर जो है ना, शुगर सॉल्यूट है इस केस में और वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाया जाता है। सॉल्वेंट होता है जिस चीज में आप कुछ घोल रहे हैं, जिस चीज में आप घोल रहे होते हैं ना कुछ, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिसको घोला जाता है, जिसको मिलाया जाता है, वो सल्यूट होता है, ठीक है। सल्यूट करते हैं हम उसे, ठीक हो गया। अब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, मतलब सॉल्वेंट काफी ज्यादा है, सल्यूट की जो अमाउंट है ना वो काफी ज्यादा कम है। तो आप समझ लीजिए कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है ना वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट of solute present in a solution in it is called to be dilute, concentrated और saturated solution, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जो solute का अमाउंट है हमारे चीनी, और अगर हम पानी का एग्जांपल लें तो उसमें चीनी सोल्यूट है, तो अगर चीनी काफ़ी कम मात्रा में है और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसा सोल्यूशन डाइल्यूट कहलाता है। और फिर अगर ये हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट कहलाएगा अगर चीनी कम मात्रा में है और पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। सेकेंड पॉइंट, अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है ना अगर सोल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट या फिर आप हमारे केस में चीनी कह सकते हैं, शुगर ज्यादा अमाउंट में है वाटर से, ठीक है। मतलब ज्यादा अमाउंट में नहीं है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट में, पहले वाले से ज्यादा है। कंसंट्रेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब पानी में और ज्यादा चीनी घुल ही नहीं सकती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर भाई मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे और स्पेस बन जाएगा, चीनी ऐड हो जाएगी। बट अगर आप लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रेशर वगैरह की कंडीशन सेम रख रहे हैं, तो अगर और ज्यादा चीनी ना घोल पाए तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेट हो चुका है मतलब अब इसमें और ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटिव आर कंपैरेटिव टर्म्स, ठीक है। कंपैरेटिव, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है ना, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट हो गया, और कंसंट्रेटेड कंपैरिजन होता है। मतलब डाइल्यूट में हम लोग अमाउंट हमारा सॉल्यूट का थोड़ा कम होता है, कंसंट्रेटेड में थोड़ा ज्यादा। सपोज करिए कि हम लोगों का 10 लीटर पानी है, उसमें हम लोगों ने अगर 2 ग्राम शुगर मिला दी है तो इसका मतलब है वो डाइल्यूट है, कम है शुगर। बट अगर सपोज करिए हमने 5 ग्राम शुगर मिला दी है ना, तो पहले वाले केस के कंपैरिजन में नेक्स्ट वाला केस कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अगर आपने 1 ग्राम मिलाई है और दूसरे वाले में 2 ग्राम मिलाई है तो 2 ग्राम वाला पहले वाले के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड हो गया है। तो कंसंट्रेशन एक कंपैरेटिव टर्म है। सैचुरेशन का तो कोई क्या है कि आपने और ज्यादा आप चीनी उसमें घोल ही नहीं सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इतनी देर से हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं। सॉल्ट या शुगर आपका, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर सेम। तो मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप लोग कितना घोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा घुल जाता है। देखिए
तो यहाँ पे आता है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ हमें मिल गया है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है, जो आपका है, सपोज करिए आपके उस पानी का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर अ सोल्यूशन हैज डिजॉल्व्ड एज मच सोल्यूट, मतलब उस जो सोल्यूशन है उसने इतना सोल्यूट डिजॉल्व कर लिया है कि और ज्यादा उसमें डिजॉल्व हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हम बहुत देर से देख रहे हैं, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, ठीक है, अब इससे ज्यादा उसमें नहीं घुलेगा, तो वो अब जितना घुल चुका है ना, जितना अमाउंट मतलब जितना तक घुल चुका है वो उसकी सोल्यूबिलिटी है, मतलब जितना मैक्सिमम किसी भी सोल्यूशन में जो है सोल्यूट घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता है, उसको हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहेंगे। मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, बस जिस पॉइंट से ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, बस उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि ये इस सोल्यूशन की सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। कितना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। If the amount of solute contained in the solution is less than the saturated level, it is known as unsaturated solution। तो unsaturated solution क्या हो जाएगा कि मतलब और भी ज्यादा मिक्स हो सकता है, बट हम उसमें और ज्यादा मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो वो unsaturated हो जाएगा, मतलब अपनी पूरी हाईएस्ट लेवल तक हमने उसमें मिक्सिंग नहीं करी है। तो what would happen if we take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर क्या होगा कि अगर हम लोगों ने बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस था, जितना मैक्सिमम घोला जा सकता था हम लोगों ने घोल दिया है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, तो हम लोगों को दिखेगा कि वो जो पार्टिकल्स घुले हुए थे ना, वो अब हमें बाहर दिखने लगेंगे निकले हुए। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट, जो हमने एक्टिविटी देखी थी वही कि अलग अलग अमाउंट घोल रहे हैं, सॉल्ट घोल रहे हैं, एक में शुगर घोल रहे हैं, एक में बेरियम क्लोराइड घोल रहे हैं, तो क्या क्या होता है कि हम लोग को पता लगता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे कोई मतलब जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे चीनी अलग तरीके से घुलेगी, नमक अलग तरीके से घुलेगा, और बाकी कोई और सब्सटेंस मिट्टी अलग तरीके से घुलेगी, है ना। तो सब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से किसी भी सोल्यूशन में मिक्स होते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता है, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, ठीक है, कितने सॉल्यूशन में, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें बताता है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन ही तो बताता है, सोल्यूट से ही तो हमें पता लगता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो भाई इसकी इतनी कंसंट्रेशन होगी। बहुत ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है तो भाई वो बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया, है ना। तो ये वाली डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, ठीक है, मास और वॉल्यूम, ये इतना ये बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। ये मास और वॉल्यूम का मतलब है, क्योंकि हम लोग जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट को हम लोग मास में लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग वॉल्यूम में, यूनिट है। वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग 3 मेथड देख रहे हैं। मास और मास बाय मास मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन निकालने का। कंसंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला है सॉल्यूट का मास कि 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कितना है, और सॉल्यूशन का मास, ठीक है, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास इनटू 100 और आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। आगे आता है, ये क्या था, ये था मास बाय मास परसेंट, मास से मास निकालना है ना। अब मास बाय वॉल्यूम, तो हमने सॉल्यूट का तो मास ले लिया और सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट की भी हमने वॉल्यूम ले ली और सॉल्यूशन की भी हमने वॉल्यूम ले ली। ये कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें,
ठीक है। एग्जाम्पल 2.1 है सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितना है सोल्यूट, कितना है सोल्यूट सॉल्ट होता है जो चीज घोली जाती है वो है 40 ग्राम। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है 350 ग्राम। हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास की हेल्प से हम लोगों को क्या निकालनी है, हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालनी है। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोगों को तो मगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। देखिए सोल्यूट सॉल्ट का और सॉल्वेंट वाटर का मास दिया है, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास निकाला जाता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके हम लोग सोल्यूशन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाला जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 40 प्लस 350, 40 प्लस 350 हम करेंगे तो हमारा 360 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बस फॉर्मूले में रख दो, मास बाय मास से निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 360 निकाल लिया है। तो कैलकुलेशन करेंगे 40 अपॉन 360 इंटू 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 9 जा 36 और 100 अपॉन 9 तो 11। जब डिवाइड तो आप कर ही लीजिए, 100 अपॉन 9 करेंगे तो 9 1 जा 9 है ना, तो करके हो जाएगा। तो हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। व्हाट इज सस्पेंशन? नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी। और ग्रुप सी जो था ना उसने इस तरीके का, सपोज करिए कि आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आपने सर्फ भी डाल दिया, उसमें आपने नमक डाल दिया, उसमें आपने चीनी डाल दी, मतलब आपने अलग अलग टाइप की चीज़ें डाल दी हैं। अगर आप अलग अलग टाइप की चीज़ें डाल देते हैं ना तो आपका नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है। बस इसमें यही है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन जो होता है ना उसमें सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। तो सॉलिड जो है ना कुछ आपको दिख जाएंगे, जैसे कि कुछ सॉलिड से पार्टिकल्स में भी आपको दिख जाए, जैसे कि आपने अगर रेत डाल दी पानी में तो आर कॉल्ड सस्पेंशंस। सस्पेंशंस इस तरीके की चीज होती है जो ना आपको पानी में एक तरीके से अलग से दिख जाती है। अलग तरीके से अगर आपको पानी में कोई तैरता हुआ सा कुछ दिख जाता है ना तो वही सस्पेंशन होता है। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सब्सटेंसेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो देखिए जो सस्पेंशन होता है ना एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। हमने हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। होमोजीनियस मिक्सचर जो बिल्कुल पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें हम लोगों को अलग अलग सब्सटेंसेस दिख जाते हैं। तो सस्पेंशन भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सोल्यूट मतलब जिसको घोला जाता है, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है ना वो सस्पेंडेड होते हैं। जैसे कि आप नींबू आप ना छानिए मत, नींबू को सिर्फ एक ग्लास में पानी लीजिए, नींबू को निचोड़ दीजिए तो आपको दिखेगा ना वो नींबू के बारीक बारीक से पूरे घुले हुए, तो वही होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। और जहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिस सोल्यूशन में देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो तो सस्पेंशन हो गया। ठीक है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क ऑफ द मीडियम का मतलब है कि भाई हमारा जो नींबू पानी था उसका जो पूरा सोल्यूशन था उसमें हमें नींबू के जो छोटे छोटे दाने होते हैं अगर हम छाने ना तो दिख जाते हैं, तो वही सस्पेंशन होते हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आइज, मतलब आप नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सस्पेंशन हमने देख लिया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, अलग अलग हमें देखने के लिए आराम से मिल जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। मतलब देखिए हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं, इसका मतलब है हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, तो इस पे लाइट पड़ी रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है ना वो हमारी आंखों पे आ जाती है, मतलब हमें दिखाई पड़ जाती है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, छोटे पार्टिकल्स होते तो सस्पेंड नहीं कर पाते लाइट को, ठीक है, स्कैटर नहीं कर पाते हैं बीम ऑफ लाइट, बट यहाँ पर पार्टिकल्स बड़े हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट स्कैटर पासिंग थ्रू इट, जो इससे पास कर रहे हैं, एंड मेक द पास विजिबल। और हम लोग को पता लग जाता है कि लाइट किस पाथ से किस रास्ते से जा रही है।
सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो कई बार नीचे भी जाकर के बैठ जाते हैं, जैसे कि अगर आप रेत डाल दें पानी में, अगर आप रेत के पानी को हिलाते रहेंगे तो वो पूरे में घूमता रहेगा। बट अगर आप लोग रेत के पार्टिकल को, मतलब आप उस बाल्टी को जिसमें आपने पानी और रेत भरा हुआ है उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ऊपर की तरफ का पानी साफ दिखेगा और सारी की सारी रेत नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब सस्पेंशन को आप छूते नहीं है तो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। दिस सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ऐसा स्टेबल नहीं होता क्योंकि आपने फिर हिलाया तो फिर से वो ऊपर आ जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, और तो ये जो रेत के पार्टिकल्स थे अगर आप इसको छन्नी से छान देंगे तो वो तो सारे के सारे अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनी मोर। अब जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो कोई पार्टिकल ऊपर होगा ही नहीं, तो भाई लाइट स्कैटर कैसे होगी? अगर लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं अगर वो नीचे बैठ जाते हैं तो फिर वहां से लाइट स्कैटर नहीं हो पाती। तो क्या था भाई, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, नेकेड लाइट से हम लोग नहीं देख सकते हैं स्कैटर बीम ऑफ लाइट, और पाथ जो है इसका विजिबल होता है। बट अगर कुछ सस्पेंशन होते हैं अगर उसको अनडिस्टर्ब हम छोड़ देंगे वो नीचे बैठ जाएगा और फिर सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा और स्कैटर लाइट को नहीं कर पाएगा। वही ना, रेत के पार्टिकल सारे नीचे बैठ जाएंगे तो कोई पार्टिकल बचेंगे ही नहीं ताकि जो स्कैटर कर दे बीम ऑफ लाइट को। अब आता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और कोलॉइड और कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए कोलॉइडल सोल्यूशन इस टाइप का सोल्यूशन होता है जो थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला टाइप्स होता है, जैसे कि मान लीजिए इंक है ना। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना कोलॉइडल सोल्यूशन के वो पूरी तरीके से स्प्रेड होते हैं। जैसे कि आपने पानी में इंक मिला दी तो पूरे के पूरे पानी में आपको इंक दिख रही है, तो वो क्या होते हैं यूनिफॉर्मली बिल्कुल बराबर बराबर स्प्रेड होते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है। तो ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ही छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो थोड़े बड़े होते हैं, बट जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है ना इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिले ही हुए हैं, हमें पार्टिकल्स अलग अलग नजर नहीं आते हैं, इसलिए जो वो होता है ना सोल्यूशन वो हमें होमोजीनियस लगता है। बट एक्चुअली जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो एक हेटेरोजीनियस सोल्यूशन है। एग्जाम्पल मिल्क, एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए, कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल मिल्क है, और हमें देखने में तो ये होमोजीनियस लगता है बट कोलॉइडल सोल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. Colloidal solution के particles इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी naked eyes से, मतलब नंगी आंखों से या फिर बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उनको particles को नहीं देख सकते colloidal solution के। But these particles can easily scatter a beam of visible light, ठीक है। But colloidal solution हम लोग को आंखों से ना दिखे जब भले ही, but beam of light को scatter कर देते हैं। इतने बड़े तो होते हैं कि beam of light को scatter कर देते हैं, ठीक हो गया। अब दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब कोलाइडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मतलब फूट फूट के आता है, आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या है ना, कोलाइडल सोल्यूशन है। अब जिस कोलाइडल सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास हो जाती है उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, ठीक हो गया। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व थ्रू व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आप देखिए अगर आपके कमरे में बिल्कुल कहीं दूर से छोटी सी आपके होल सा बना हुआ है और धूप की रोशनी मतलब आ रही है, आपको उसमें पार्टिकल्स भी दिख जाते हैं तैरते हुए, तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और जो वो होता है ना जंगलों में इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, जो आपकी हवा है, हवा में जो स्मोक के डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो स्कैटरिंग हो रही होती है ना वो हमें बिल्कुल बीम ऑफ लाइट ऐसे करके दिखती है। ये देखिए जैसे ये है ना, ये जो दिख रही है ऐसे 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 जा रही है ना, यही तो टिंडल इफेक्ट है।
इसमें बीम ऑफ लाइट जो हवा में हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जैसे कि डस्ट के, है ना, वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी और कैनोपी का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से, जो पत्तों के बीच में से रोशनी बच जाती है, उसमें से जब पास कर रही होता है लाइट तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज द कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो छोटे छोटे जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट को फैलाने का काम कर रहे होते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। हम लोगों ने देख लिया कि ये हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। साइज जो होता है पार्टिकल्स के कोलाइड का काफ़ी छोटा होता है, हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, बट कोलाइड इतने तो बड़े होते हैं कि इनमें से बीम ऑफ लाइट तो पास हो जाएगी, ठीक है, तो पाथ जो है ना वो तो विजिबल बन जाता है। कोलाइड्स आर बिग अनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। बीम ऑफ लाइट जो है वो आराम से पास हो सकती है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दिस इज A कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। तो मतलब अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे जैसे कि सस्पेंशन के हो जाते थे। तो कोलाइडल जो है ना वो काफ़ी स्टेबल होता है, सस्पेंशन जो है ना वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो हम लोग देखा था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम फिल्टरेशन से अलग कर सकते हैं, है ना, बट स्पेशन इसके नहीं कर सकते फिल्टरेशन से, बट हम सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। कैन सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो सकते हैं बट फिल्टरेशन से नहीं हो सकते। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह आगे है चैप्टर में देखेंगे हम। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड, अब आपको देखेंगे ना ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कितनी ज़्यादा सिमिलर है सस्पेंशन से, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium. Components of colloidal solution are the dispersed phase and dispersion medium. मतलब dispersed phase medium चाहिए होता है ना, medium चाहिए होता है कि जहाँ पर से dispersion होगा और कहाँ पर dispersion होगा। Solute like components or the dispersed particle in a colloidal form the dispersed phase, ठीक है। तो the solute like component जैसे कि आपने हवा में मिट्टी के पार्टिकल्स देखे थे, वो सल्यूट का काम कर रहे थे कोलाइडल में, है ना। एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड किस में है, लटका सा हुआ किस में है, तो हवा हो गई डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना, और डिस्पर्स्ड पार्टिकल हो गए हमारी मिट्टी या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड, कोलॉइड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं of the dispersing medium and dispersed phase. A common example are, हम लोग को जैसे कि ये दे रखे हैं, भी एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, किसमें, एरोजोल में। तो फोम हो गई, जैसे फोम वैसे तो सॉलिड होती है मगर उसके अंदर क्या होती है, गैस टाइप की भरी हुई होती है ना, और फिर उसमें से रिफ्लेक्शन वगैरह हो रही होती है। तो फोम, रबर, स्पॉन्ज वगैरह, इसमें से 2-3 एग्जांपल आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कुछ नहीं है। डिस्पर्स्ड फेज जिसकी वजह से डिस्पर्जन हो रहा है, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लटके पड़े हैं। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हो रहा है, हवा डिस्पर्जन मीडियम है, और डिस्पर्स्ड फेज हमारे छोटे छोटे से किसी चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिट्टी के, पानी के वगैरह। ठीक हो गया।